viewers, I Dr. SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो लेकर के आए हैं आपके लिए बीपीएससी हेडमास्टर एग्ज़ाम 2022 का सीरीज अभी तो इसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हम लोग इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया था कुछ पुरस्कारों के बारे में। हमने यह भी देखा कि कैसे जो बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री बंगाल के, उन्होंने कैसे ये पुरस्कार जो मिला उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि कैसे पद्म भूषण पुरस्कार को पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अस्वीकार कर दिया। तो इस हिसाब से और जो ये उल्लेखनीय घटनाएं हो जाती हैं, जैसे 73वें गणतंत्र दिवस के मामले में हमने देखा कि कैसे इस बार जो कोविड के कारण कोई भी जो विदेशी अतिथि जो राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है वो इस बार आमंत्रित नहीं थे। तो इस हिसाब से हमने उसका अध्ययन किया। अब हम दूसरा जो वीडियो है हमारा, इसमें हम कुछ चर्चा इतिहास का और कुछ मौका मिलेगा तो इसमें और भी सब्जेक्ट जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब आसानी से दिया जा सके। जैसे एक क्वेश्चन है शुंग वंश के बारे में कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। वो कौन था? तो वो मौर्य वंश का ही मतलब जो शासन था उसी में वो सेनापति था। तो उसने बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका हत्या करके वो गद्दी पर बैठा। तो जब हम मतलब ये प्रारंभ करेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो एक क्वेश्चन का अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। उसी हिसाब से शुंग वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक। कितने दिनों तक शुंग वंश का शासन रहा, तो 112 वर्ष तक। कहाँ उसका शासन हुआ, तो मगध जो था जनपद, महाजनपद, उस पर उसका शासन हुआ। उसके बाद इसी क्वेश्चन से आप और 2 3 4 5 क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं, या इसको अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का और भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे शुंग वंश से पहले किसका शासन था मगध पर, तो मौर्य वंश का था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का कितने दिनों तक शासन रहा, 137 वर्ष तक शासन किया मौर्य वंश ने। तो प्रथम सम्राट हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। कितना दिन से कितना दिन तक शासन था, तो 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद मौर्य वंश किस वंश के बाद मौर्य वंश का शासन हुआ, तो नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद। अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। कितने दिनों तक उसका शासन रहा, तो 22 वर्षों तक। कब से कब तक था, तो 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक उसका शासन माना जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कुछ और क्वेश्चन सब है, एक एक लाइन में इस सब का जवाब खोजने का कोशिश करते हैं। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है, तो सातवाहन वंश से। उसके बाद फाहियान किस राजा के समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। कब आया था, कितना दिन रहा, तो 399 से 412 जो ईस्वी है उसमें वो फाहियान आया था। उसके बाद चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बाघ है। शेरशाह की अवधि कब से कब तक थी, कब से कब तक वो शासन किया था, तो शेरशाह 1540 से 1545 तक शासन किया था।
समाहर्ता कौन होता है? तो समाहर्ता जो होता है वो मतलब मौर्य वंश के शासन काल में समाहर्ता ये राजस्व का प्रबंध करने वाला, उसकी व्यवस्था को देखने वाला पदाधिकारी होता था। उसका ड्यूटी था कि जितना भी स्रोत है, समस्त स्रोतों से, कुल स्रोतों से वो राजस्व का वसूली कर सकता था। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है इतिहास में, प्राचीन इतिहास से भी रहता है, तो उस समय भी ये क्वेश्चन सबका ध्यान में रखना है। जैसे गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। अब शाक्य कुल में जन्म हुआ था। क्यों उनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? क्योंकि शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था। तो शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ये शाक्य मुनि कहलाए। उसके अलावा गौतम बुद्ध से और भी दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कब उनका जन्म हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ। उनकी बुद्ध धर्म के हिसाब से भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण कब हुआ भगवान बुद्ध का? तो 483 ईस्वी पूर्व में। तो इसमें भी बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से भी क्वेश्चन सब रहता है, तो इस सबको भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम देखेंगे कि उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, और मतलब तो उस सब से भी ध्यान में रखना है। वैदिक जो संस्कृति है, वैदिक जो सभ्यता है, ऋग्वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, तो उस सब का भी समय को ध्यान में रखना है। अब उपनिषद की चर्चा करेंगे तो उपनिषद में कौन चीज़ का अध्ययन किया गया है, उसका विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन है। उसी हिसाब से जो कौन से देवता हैं जो वैदिक हैं और कौन से देवता हैं जो वैदिक देवता नहीं हैं, जैसे मतलब इंद्र हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, तो ये जो देवता लोग हैं ये वैदिक साहित्य के देवता हैं। लेकिन कृष्ण का जो उल्लेख वैदिक देवता के रूप में नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण कौन चीज़ के देवता माने जाते हैं, कौन ग्रंथ में उनका वर्णन हुआ है? तो कृष्ण का जो उल्लेख है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। तो इस हिसाब से इतिहास का तैयारी करना है। अलग अलग जो इसमें बहुत वर्सेटाइल ध्यान में रखना है, अलग अलग बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और समय बहुत कम है। तो इस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पूरा समावेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। तो अलग अलग कुछ युद्ध सब के बारे में है। जैसे खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। के बीच में यह युद्ध हुआ? तो बाबर एवं राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। उसके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन ये इस हिसाब से इतिहास से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन हो गया। और कुछ स्वतंत्रता संग्राम से भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी हुए देश के अलग अलग भाग में, तो उस सब का भी जो थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करते चलते हैं। इस हिसाब से हमारे स्टॉक में क्वेश्चन सब का कुछ हो जाएगा हल सब, तो हम लोग आराम से इसको कर पाएंगे। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो उस समय में अभी का नाम मुंबई है, पहले नाम बम्बई था। तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के जो स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उस समय में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो इस हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन सबको ध्यान में रखना है कि जो कांग्रेस के स्थापना समय में कौन से वायसराय थे, वो उससे पहले कौन थे? तो उससे पहले लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग से भी क्वेश्चन सब रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलग अलग कंपटीशन में आप देखेंगे, BPSC सब में भी, UPSC में भी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रहता है कि उस समय में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि ये पूरा घेर करके जो गोली चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, तो उसके जांच, हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में एक समिति बनाया गया। लॉर्ड हंटर को समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसने देश भर में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के जो उग्र प्रदर्शन हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, उसके रिपोर्ट को देखते हुए उस हत्याकांड को लेकर के कि कौन से दोषी हैं इस हत्याकांड को लेकर के, इसके जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम हंटर कमेटी रखा गया। अब उस हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे। 5 अंग्रेज थे, जिनका नाम था लॉर्ड हंटर, जॉर्ज रेकिंग, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ। 3 भारतीय सदस्य थे, सर चिमनलाता सीतलवार, साहेबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हंटर कमेटी के 3 सदस्य में 2 का नाम दे देगा, 1 का नाम पूछेगा, या तीनों सदस्य का नाम ऑप्शन दे करके पूछ सकता है। तो अगर हम इसको इस हिसाब से करते हैं तो इसमें से क्वेश्चन हम दे सकते हैं। अब अंग्रेज जो व्यापार करते थे सोरा और अफीम का, तो कब तक वो व्यापार जारी रहा? कहाँ से सोरा प्राप्त होता था, अफीम प्राप्त होता था? तो अंग्रेज़ों को सोरा तथा अफीम बंगाल से प्राप्त होता था। कब तक उसको प्राप्त होता रहा? तो 1895 तक प्राप्त होता रहा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1828 ईस्वी में बहावी विद्रोह प्रारंभ हुआ। कब तक चलता रहा? तो 1888 ईस्वी तक चलता रहा। बहावी विद्रोह के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी विद्रोह का मुख्य केंद्र सिताना था। तो इस आंदोलन के प्रमुख नायक कौन थे? तो पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। यह आंदोलन कौन चीज़ को ध्यान में रख कर किया गया था? तो यह आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। मुस्लिम धर्म में जो कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास थी और जो पिछड़ापन था, तो उसमें सुधार के लिए यह आंदोलन चला। कहाँ कहाँ यह आंदोलन हुआ? तो उत्तर पश्चिम में, पूर्व भारत में, मध्य भारत में ये आंदोलन हुआ। उसके बाद जो अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा इसको 1860 में इसको बहावी आंदोलन को कुचलने में अंग्रेज सरकार सफल रही। तो इसके अलावा इस आंदोलन के और प्रमुख नेता सब कौन हैं? तो विलायत अली, इनायत अली तो हमने देखा कि इसके प्रमुख नायक थे, लेकिन उसके अलावा भी अली मौलवी, अब्दुल्ला, ये सब नेता लोग भी अन्य नेता थे। और इस बहावी विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही संगठित ढंग और सुव्यवस्थित ढंग से यह आंदोलन लड़ा गया, आंदोलन किया गया। उसके बाद देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के बाद बंगाल विभाजन से क्वेश्चन रहता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि
कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब 1905 में बंगाल का विभाजन शुरू हुआ तो उसी समय में मतलब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। इसी से संबंधित एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है गोल्डन लीग। गोल्डन लीग जो आंदोलन शुरू हुआ वो कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये संगठन देवघर में शुरू हुआ। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में अनेकों आंदोलन सब है, तो सब आंदोलन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेने से संक्षेप में हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा इसका हल कर पाएंगे। तो इसी में एक गांधी जी जब गए थे माने भारत में आए, उससे पहले वो साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका से पहले इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। इंग्लैंड से जब लौट करके आते हैं गांधी जी तो यहाँ वकालत उन्होंने शुरू की थी और वकालत शुरू करने के बाद वो वकालत ही करने के लिए वहाँ उनका क्लाइंट था। साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। उसके बाद जब वो भारत आए तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा उनको सलाह मिला कि पूरे भारत का तुम भ्रमण करो, पूरे भारत में जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न के जो लोग हैं उनके बारे में अध्ययन करो। तो उसी सिलसिला में गांधी जी जब चंपारण पहुँचे तो चंपारण में देखे कि नीलहा साहब सब जो है नील जो खेती करवाते हैं किसान से, तो कितना शोषण हो रहा है। तो चंपारण में नील खेतीहरों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। 3 कठिया प्रथा जो नील की खेती के लिए कुख्यात था उसके विरुद्ध किया गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक कि जो खेतीहर के द्वारा कब विद्रोह किया गया चंपारण में, जो नील के खेती में संलग्न किसान लोग थे, मजदूर थे, तो उनके द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया 1866 से 67 में। और गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध किया गया था। इस हिसाब से हम इन क्वेश्चन सब का जवाब ढूंढ सकते हैं। और कुछ चर्चा कर लेते हैं कि मतलब कुछ साइंस सब का भी चर्चा कर लेते हैं। तो साइंस में आपको अलग अलग जो मात्रक सब है उस मात्रक सब को एकदम ध्यान में रख लेना है कि कौन चीज़ का क्या मात्रक होता है। उसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो इस सब से भी क्वेश्चन एक आध तो ज़रूर फंस जाएगा। शॉर्ट में अगर आप बात करें तो जो SI यूनिट सब है वो सब का चर्चा कर लीजिए, उस सब को ध्यान में रख लीजिए। संक्षेप में सब का मात्रक सब अलग अलग जो भौतिक राशि सब है तो मूल मात्रक है उसका कम से कम ध्यान में रखना चाहिए। जैसे लंबाई का मीटर होता है, ये SI में 7 जो SI यूनिट्स हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, ज्योतीय तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। उसके अलावा 2 संपूरक मात्रक हैं SI यूनिट में। एक है समतल कोण जिसका रेडियन होता है, फिर घन कोण उसका स्टेरेडियन होता है। तो इस हिसाब से हम मतलब इसका मात्रक सब का भी ध्यान रख सकते हैं। अब उसके अलावा कुछ खास राशि सब है, जैसे दाब है तो दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का अगर मात्रक निकालने की बात होगी तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो उस हिसाब से बल का क्षेत्रफल हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो उस हिसाब से दाब का क्षेत्रफल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए पास्कल, उसके उनके सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल भी है। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जो प्रति वर्ग, जिसको हिंदी में अगर बोलें तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और अंग्रेजी में इसके लिए लिखें N पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम, ये पर मीटर स्क्वायर
के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, जो 1 न्यूटन तो के बराबर होता है। तो इस हिसाब से है। उसके अलावा साइंस से और भी क्वेश्चन सब होता है, जो धातु का क्या गुण सब होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो धातु और अधातु के बारे में जान लीजिए। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, उनको पीटने पर जो टन टन की आवाज़ होती है, वो उसको धातु को पीट करके पतला चादर बना सकते हैं। इसीलिए उसको जो है अधातु बढ़े कहते हैं धातुओं को। अब अलग अलग धातु में अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तक तार बनाया जा सकता है। उसके अलावा कुछ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन सबको ध्यान में रखना है। ये आवर्त सारणी के समूह 3 एवं 4 के जे तत्व कौन कौन से हैं। तो आवर्त सारणी के समूह 3 एवं समूह 4 के तत्व ऑक्साइड, बेसिक एवं बेसिक तथा एसिडिक गुणधर्म के होते हैं। उसके अलावा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन सब रह सकता है कि आदमी का जो मतलब पितृत्व विश्लेषण के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो आदमी के पितृत्व विश्लेषण के लिए कि वो सही में किसका संतान है नहीं है, ये जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नामक टेस्ट की व्यवस्था होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो भारत में बिहार ही के साइंटिस्ट हुए थे, सुशील कुमार सिंह, बीएचयू में रिसर्च कर रहे थे। तो सर्पनी का जो ये कोबरा, किंग कोबरा का जो फीमेल प्रजाति होता है, उसके जीन से टैली करके, उसके क्रोमोजोम से टैली करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में का मतलब टेस्ट होता है। तो उससे जो पैतृक गुण की पहचान की जाती है। संतति जो मतलब चाइल्ड होता है, जो मतलब किसी का जो संतति है, बच्चा है, तो वो सही में अपने पिता से उसका टैली हो रहा है जीन की नहीं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो थोड़ा इस सब के बारे में भी हम लोग देख लें। इसके अलावा बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ज़मीन से जो खनिज लवण और जल पौधा प्राप्त करता है। और पौधों के पत्ती में जो हरे पौधे होते हैं, उनकी पत्ती में जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है, उसके मदद से पौधा भोजन बनाता है। क्या रिएक्शन होता है? तो CO2 प्लस H2O सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से प्रकाश संश्लेषण जैसी जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन सब हो सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे क्वेश्चन रहता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि पहले मतलब पूरा उसको देख लीजिए। मुंह में भोजन का चर्वण होता है, फिर वो जो भोजन नली के माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। फिर आमाशय के दीवार से अलग अलग जो एंजाइम निकलते हैं, प्रोटीन पेप्टाइडस नामक पेप्सिन नामक एंजाइम से वो जो भोजन जो है प्रोटीन का पाचन होता है। उसी हिसाब से फिर आगे भोजन आमाशय से पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय में फिर जो भोजन जो एसिडिक माध्यम से ये बेस मीडियम में प्रवेश करता है। फिर छोटी आंत में भोजन आता है। छोटी आंत में कैसे उसका पाचन होता है, वहाँ पर कुछ एक इस तरह का क्वेश्चन होता है कि इलियम कहाँ का भाग है। ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इलियम कहाँ का भाग है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो जब हम उसको देखेंगे शॉर्ट में, तो देखेंगे कि इलियम में उंगलीनुमा प्रवर्ध होता है। वो क्या करता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण वहाँ होता है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है बहुत आराम से। जो इलियम
का क्या काम है, इलियम की संरचना कैसी होती है। तो इलियम की संरचना उंगलीनुमा प्रवर्ध होता है, उसकी संरचना उंगलीनुमा संरचना होती है, उंगली के तरह का होता है। जब उसका अनुप्रस्थ काट को आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उंगली जैसा संरचना है। और मतलब अगर छोटी आंत को निकाल करके आप देखें तो बाहर से ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसका जो आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे और उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये उंगलीनुमा संरचना आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है कि उसका क्या काम है। तो वो जो भोजन का के अवशोषण, उसका जो दीवार होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कहाँ होता है, तो इलियम जो जगह है, इलियम जो संरचना है वहाँ पर होता है। उसके अलावा मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन रह सकता है। मानव मस्तिष्क की बात करेंगे तो जो सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील भाग होता है। तो उससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भूख, प्यास, निद्रा की भावनाओं का केंद्र मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है। तो वो भाग हो जाएगा सेरिब्रम। उसके बाद जो है पाचन सबसे क्वेश्चन रह सकता है। और मतलब तो इस हिसाब से हम लोग देखें इन क्वेश्चन सबको, कुछ क्वेश्चन सबको हम देते हैं, कुछ क्वेश्चन सबका हम उल्लेख करना चाहेंगे। आप इन क्वेश्चन सबको देखिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट नोट बना लें, मेरा ऐसा सलाह है, या बनाया हुआ नोट को देख लें तो उससे जो क्वेश्चन बनता है उसको हम जैसे अभी हमने जो चर्चा किया तो उससे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से देवता वैदिक देवता नहीं है। अब उसमें ऑप्शन दे देगा आपको विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, कृष्ण। तो इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये देवता हैं, वैदिक काल के देवता हैं, लेकिन कृष्ण वैदिक देवता नहीं हैं, ये उपनिषद के देवता हैं। उसी हिसाब से उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, तो बहुत आदमी कन्फ्यूज कर जाते हैं कि उपनिषद में कर्मकांड है तो भक्ति है। कहीं कहीं कोई उपनिषद तो एक है नहीं, बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे सर्वसार उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है। लेकिन मुख्य रूप से उपनिषद का जो विषय वस्तु है वो दर्शन है। उसी हिसाब से कि शाक्य मुनि किस नाम से जाने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन हुआ, तो शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, सातवाहन वंश का। फाह्यान किसके काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चोल शासक का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बाघ। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला पदाधिकारी का नाम क्या था, तो समाहर्ता। आज भी जो कलेक्टर लोग होते हैं, कलेक्टर का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट करना, संग्रह करना। तो जो समाहर्ता जो कलेक्टर को कहा जाता है, इसके पीछे यही भावना है कि वो राजस्व का संग्रह करेंगे। तो कलेक्टर का जो राजस्व संग्रह करने का पावर के कारण उनको कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो निचले स्तर पर ये काम जो सीओ होते हैं, और अगर गांव की बात करें तो रेवेन्यू कर्मचारी होता है जो इसको काम को करता है। तो इस पूरा सिस्टम को अगर हम देख लेंगे तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। तो सेट के माध्यम से आप इसको देखते चले जाइए। तो उसके बाद फिर जो शेरशाह सूरी हुए हैं तो उनका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वो आज भी चर्चा का विषय है, आज भी लोग करते हैं सुशासन के लिए कि इतने कम समयावधि में उनके द्वारा कितना महान कार्य हुआ। कैसे सराय बनाया गया, कैसे जानवरों के लिए अस्पताल बनाया गया, कैसे जो राहगीर थे उनके सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कैसे सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए गए। उस समय में आप अंदाज़ा कीजिए, जबकि इतना माने कम्युनिकेशन डेवलप नहीं था, उस समय में शेरशाह के द्वारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि
किन दो मुग़ल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो हुमायूं को हरा करके न शासन पर काबिज हुआ था शेरशाह। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि हुमायूं एवं अकबर के बीच में। उसके बाद है कि बाबर एवं राणा संगा के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सूर्य सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। भारत में यूरोपियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसको ईस्वी के हिसाब से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन समय अवधि में कौन आए। तो ईस्वी का नाम आप इसको नोट कर सकते हैं। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, डच 1605 ईस्वी में, अंग्रेज 1613 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। इसमें एक बार फिर हम बोल देते हैं, पुर्तगाली 1498, डच 1605, अंग्रेज 1613, फ्रांसीसी 1664। तो इस हिसाब से इसका जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि यूरोपीय जो भारत में आए हैं तो उनका सही क्रम कौन सा है आने का? तो उनका सही क्रम हो जाएगा पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन। अब वह कौन सा क्षेत्र था जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो वो क्षेत्र हो जाएगा बंगाल। पटना बिहार से रिलेटेड इसमें सिलेबस जब आप देखेंगे तो इसमें है कि बिहार का इतिहास और बिहार में जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो इसका उत्तर होगा सैयद अहमद। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो देवघर। अब बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो गांधी जी के नेतृत्व में जब स्वदेशी अपनाओ आंदोलन हुआ, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। और गांधी जी का जो पूरा चरखा आंदोलन था तो उसमें था कि इंडिया बाय इंडियंस, मतलब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, किसी भी सामान के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहेंगे और विदेशियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने बाइकॉट वाला सत्याग्रह अपनाया था और स्वदेशी आंदोलन चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग आदमी के नेतृत्व में हुआ था और मूल नेतृत्व पूरे देश का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना देवगढ़ में हुई थी। तो किस आंदोलन के समर्थन के लिए? तो बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। तो पूछ सकता है कि गोल्डन लीग कौन चीज़ के समर्थन में आंदोलन चला रहा था? तो हो जाएगा बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो देवघर में। उसके बाद हम देखेंगे कि 1866 और 67 के नील खेतिहरों को बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? तो चंपारण ही में नीलहा साहब लोग अभी भी देखिएगा कि पुराना चित्र सब जब कभी कभी आता है तो नीलहा साहब सबके स्वेच्छाचारिता और शोषण का चित्र सब अभी भी मौजूद है। तो किसी प्रदर्शनी के माध्यम से या कोई अखबार से में कभी कभी वो चित्र सब आता है, या पुराना जो बुक सब है उस सब में NCERT बुक्स में देखेंगे नीलहा साहब सबका कैसे वो लोग बैठा हुआ है, कैसे गाड़ी पर लोड है, कैसे उस समय में जो मजदूर थे उनका शरीर कैसे जर्जर हो गया था। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। और कुछ जो मतलब साइंस सब से भी क्वेश्चन सबको देख सकते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा किया था कि दाब का इकाई क्या है, दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल कह सकते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में तो कोई एक गैस नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, बहुत सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से बहुत सारे गैस रहते हैं।
तो इस हिसाब से वायु क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। उसके बाद जो केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल है उससे से भी क्वेश्चन रहता है। तो पीरियडिक टेबल में तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक भी है, बेसिक भी है और एसिडिक भी है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सुनम्य कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। खुराना जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और उन्होंने अमेरिका में ये शोध किया था, और इस शोध के लिए उनको जीन के खोज के लिए, जीन का जो यूनिट जो होता है हेरिडिटरी पार्टिकल, इस शोध के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछते रहता है, और उसी को एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सब जैसे मतलब टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ भारत में। इस पर जो सुशील कुमार सिंह हैं उनका बहुत रिसर्च हुआ है, और बाद में वो पेटेंट भी इसको कराने में सफल हुए। तो इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतति के पैतृक गुण की पहचान, मतलब किसी का जो बच्चा है वो उसके पितृत्व के गुण का पहचान किस टेस्ट के द्वारा होता है, तो वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। आप एटीपी का नाम क्या होता है, एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो पत्ती में होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल का ही एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित होता है, तो इलियम के द्वारा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है, तो सेरिब्रम। निश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो एक बार सांस लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं, तो उसी में एक होता वो जो जब हम निश्वसन एक स्टेज है तो उसमें उसका डायफ्राम का साइज कैसा हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। अब सबसे उसमें 4 गो ऑप्शन दे देगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, और उसमें पूछेगा इसमें सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज। इसमें से जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज ऑप्शन होगा तो उसमें सबसे मीठा फ्रक्टोज हो जाएगा। उसके बाद कुछ भूगोल सबसे भी पूरा सेट का हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो बास्फोरस जल डमरू मध्य। नर्मदा परियोजना विवाद कौन से राज्य से संबंधित नहीं है, तो उसमें 4 गो राज्य का नाम दे देगा, जैसे मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इसमें ये सबसे संबंधित है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, तो इसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में से आपको करना है। जैसे मतलब अगर दे दे कि जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, तो इसमें से किसी देश में नहीं है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त में से किसी में नहीं। उसके बाद वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। अब संघनन क्या होता है, आप देखते हैं, आप एक गिलास ले लीजिए और उस गिलास में बर्फ़ डाल दीजिए, तो क्या होगा, बर्फ़ जो उसके दीवार पर चारों साइड से पानी पानी हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, तो जो वातावरण में मौजूद जो जलवाष्प है उसके पानी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। अब 2 समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो भ्रंश घाटी। अब इसका ये जो क्वेश्चन है वो पर्वत सबका आप देखेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत में होता है ना मोरदार बलित पर्वत, और उसके अलावा जो है ये भ्रंश घाटी। तो भ्रंश जो होता है सो देखते हैं कि पर्वत में एक भाग उठ गया, एक भाग धंस गया, तो धंसने से जो भाग बनता है भ्रंश घाटी होता है। उसके अलावा अवशिष्ट पर्वत होता है। पर्वत जब घिसते 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 घिसते
जब वो मतलब पठार के शक्ल का होने लगता है तो अवशिष्ट पर्वत होता है। एक ज्वालामुखी के उद्गार से पर्वत बनता है तो ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो भ्रंशोत्थ पर्वत में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी कहते हैं। उसके अलावा भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। झारखंड में एक जादूगोरा जगह है ना, वहाँ यूरेनियम पाया जाता है। और वहाँ का कभी कभी इंडिया टुडे सब में चित्र आते रहता है, अखबार में आते रहता है। उसके प्रवाह से माने उसके प्रभाव से कैसे बच्चा सबका जेनेटिकली प्रभावित होते हैं, कैसे अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं लोग, और कैसे प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित किया गया है। लेकिन वो यूरेनियम जादूगोरा, झारखंड के जादूगोरा नामक जगह में जहाँ यूरेनियम पाया जाता है तो उससे आबादी प्रभावित हो रही है। और रेडियो धर्मी धूल जो हवा में मिल रहा है उससे बहुत सारी बीमारी सब हो रही है। उसके बाद बिहार राज्य अवस्थित है किस देशांतर के बीच में? तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, कि भारी उद्योग के लिए, कि बाढ़ के लिए, कि सूखा के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा बाढ़। बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। उसके बाद हम देखेंगे कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी। उसके बाद भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद प्राक्कलन समिति का क्या काम है? तो प्राक्कलन समिति का काम होता है कि ये समिति के का कार्य होता है विभिन्न विभागों के वित्तीय अनुमानों का जांच करना, फिजूल खर्ची को रोकना, फिजूल खर्ची रोकने के लिए मतलब सुझाव देना। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के तहत केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? ये किसके अनुरोध पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति के अनुरोध पर किया गया। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। एक अधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। विशेष आहरण अधिकार की मुद्रा क्या होती है? तो यह होती है स्वर्ण के रूप में। मतलब जो रिजर्व बैंक पहले होता था कि रिजर्व बैंक जितना नोट छापेगा तो उतना सोना वो इकट्ठा करवा लेता था, तो इसी को कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। SDRS IMF की मुद्रा क्या होती है? तो स्वर्ण मुद्रा के रूप में होती है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? तो इसका आंसर इसमें आपको ऑप्शन दे देगा जोत की अधिकतम सीमा, जोत की चकबंदी, कृषि जोत कर, जमींदारी उन्मूलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि जोत कर। तो ध्यान रखिए कि भारत में जो भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा क्या नहीं है? तो कृषि जोत कर। उसके बाद भारत में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो CSO। अब कुछ क्वेश्चन कर से भी रह सकता है, टैक्स से। तो डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे व्यक्तिगत आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया,
अगर अंग्रेजी में समझें तो व्यक्तिगत आय का कर का अंग्रेजी होता है इनकम टैक्स, जिसको हम बोलते हैं। निगम कर को कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। संपत्ति कर को वेल्थ टैक्स बोलते हैं। तो ये सब डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। अब राजस्व व्यय के तहत क्या नहीं आते हैं, तो निवेश जो है राजस्व कर के अंतर्गत नहीं आते हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है, तो राज्यों को अनुदान जो देती है केंद्र सरकार, तो वो इसमें आता है। भारत में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो होगा बिहार और झारखंड। रोलिंग प्लान की संकल्पना किस पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सबको हम लोग देख लें एक। अब भारत में लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की गई थी, वो कौन राज्य में है, तो मेघालय में। किस देश को ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है, तो देश हो जाएगा माल्टा। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो चर्चित पुस्तक सब है उस सब से भी क्वेश्चन रहता है। तो जो ये देख लीजिए पूरा शॉर्ट में, अलग अलग जो एक लिस्ट के हिसाब से उसको तैयार कर लीजिए। ऐसे बहुत चर्चित किताब रही है एक किताब जिसका नाम है लाइफ ऑफ पाई, तो उसके लेखक कौन हैं, तो एन मार्टेल हैं उसके लेखक। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है, तो टाटा समूह को। बहुत चर्चित घटना रही है जो टाटा को सौंप दिया भारत सरकार ने, और पूरा मीडिया में ये हाईलाइट हुआ था कि जो पहले भी जो भारत में टाटा ही के द्वारा ये शुरू हुआ था नागरिक उड्डयन, और बाद में उसी को सौंप दिया भारत सरकार। जब इसको चलाते चलाते इस पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मतलब ये हो गया देनदारी, तो फिर टाटा को सौंप दिया कि चलाओ भैया तुम। टाटा के सक्षमता देशभक्ति सबको ध्यान में रखते हुए इसका विनिवेश किया गया, टाटा समूह को सौंप दिया गया। तो मीडिया के द्वारा बहुत हाईलाइट हुआ था ये मामला कि टाटा का ही ये एयरलाइंस था और टाटा ही को फिर से टाटा के ही हाथ में ये फिर से आ गया। भारत के किस राज्य की युवा लड़की जाह्नवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, तो ये जो लड़की प्रसिद्ध जो प्रतिष्ठित लड़की है जाह्नवी डांगेती, वो आंध्र प्रदेश की से संबंधित है। दिसंबर 15 को मतलब 15 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ था उस समय में भारत की विजय हुई थी न पाकिस्तान पर, तब न पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में स्थापना हुआ, तो उसी को याद करने के लिए 15 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान पर 1971 की विजय के उपलक्ष्य में। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया है, तो चीन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, तो 21वां। उसके अलावा अब अलग अलग देश का मुद्रा सबका भी ध्यान में रखिए, तो उस हिसाब से सेट के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं इसको करने का। तो देखिए स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है, तो क्रोनर। निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन हुआ, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है, तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया है। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन किसका है, तो स्किनर का। सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है, तो आदर्शवाद का। अंतर विषयक अध्ययन का तात्पर्य है क्या, तो अनेक विषयों का समावेशन। विषयगत दीवारों का निषेध, व्यापक परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु का ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टियुक्त अधिगम से संबद्ध है, तो उसका सही उत्तर होगा कोहलर। श्री निकेतन विभाग विश्व भारती में खोला गया किसानों को शिक्षित करने के लिए,
प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका प्रमुख उद्देश्य है पेशेवर कौशल पर बल। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। मतलब अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत में एक है संघ सूची जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, एक है राज्य सरकार जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और एक है समवर्ती सूची, शिक्षा स्वास्थ्य ये सब समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र और सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची है, इसका क्या मतलब हुआ? सम का मतलब बराबर, आवर्ती तो जो दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही जिस पर कानून बना सकता है वो समवर्ती सूची में आता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकती है।